चलिए आगे बढ़ते हैं आई टॉपिक में। ह्यूमन आई में हमने जो भी पढ़ा है उसका नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहाँ दिया गया है कि अकोमोडेशन अकोमोडेशन क्या करना, मतलब एडजस्ट कर लेना, अकोमोडेट कर लेना। मतलब हम लोग गेस्ट आते हैं हमारे घर पे तो उनको अकोमोडेट कर लेते हैं, या फिर हम होटल्स में रूम देखते हैं तो हम अकोमोडेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि देखिए ह्यूमन आई है, इसके यहाँ रेटिना है बैकग्राउंड में, ये उसका आउटर लेयर है। तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है, तो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन आई का खुद का जो लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का के अंदर ही ह्यूमन आई का पूरा लेंथ रहेगा। ठीक है, तो आई लेंस जो कि एक फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सिलेरी मसल्स ने पकड़ा हुआ है, ये लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया वो, और रेटिना जो कि पर्दा है, एक फोटोसेंसिटिव स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो हमारे इमेज जो फॉर्म होगी उसका मतलब इमेज डिस्टेंस, लेंस से लेके रेटिना तक का इमेज डिस्टेंस जो कि हम वी से डिनोट करते हैं वो तो फिक्स्ड है फॉर अ पर्टिकुलर लेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम बहुत दूर का भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, या फिर बहुत पास के भी ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिडल रेंज में भी हम लोग हमेशा देखते हैं। मतलब एक रूम में अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हर ऑब्जेक्ट जो आप देख पाते हो वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो एक्सटर्नली आई के बाहर सारी चीज़ों का डिस्टेंस अलग अलग है ना। कोई चीज़ पास में है, कोई चीज़ बहुत दूर है। ठीक है, पर v दैट इज इमेज डिस्टेंस ये तो फिक्स्ड है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो इसके लिए हमारे लेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अकोमोडेट कर लेना पड़ेगा सब चीज़ों को। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर लेंस है अगर लेंस है तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक होता है, उस हिसाब से स्पेसिफिक इमेज मिलती है इमेज डिस्टेंस पे। तो हमने आज तक जो भी केसेस देखे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज में, वहां पर लेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड है, उसका साइज फिक्स्ड है, तो उसका पावर भी फिक्स्ड है क्योंकि उसका फोकल लेंथ फिक्स्ड होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कभी लेंस पतला हो जाएगा, कभी लेंस मोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो पावर बढ़ रहा है या पावर कम हो रहा है, तो एडजस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चेंज इन डिस्टेंस। होप आपको समझ में आ रही है चीज। ठीक है, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो अकोमोडेशन है, हम क्या बोल रहे थे, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम आई आर ब्रॉट टू फोकस ऑन रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ मतलब हम लेंस को ही चेंज कर रहे हैं, कभी मोटा बना रहे हैं सिलेरी मसल्स की मदद से, कभी पतला बना रहे हैं उसको। मतलब फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, इसका फोकल लेंथ दूर होगा, इसका फोकल लेंथ पास होगा, ज़्यादा कर्व है तो, विच इज कंपोज ऑफ fibrous jelly like material can be modified to some extent by ciliary muscles। तो सिलेरी मसल्स की मदद से हम लेंस का पावर कम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर बढ़ गई तो पावर कम हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई तो पतला बनेगा लेंस। ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा मोटा लेंस, है ना। बड़ा कर्वेचर है मतलब इसका फोकल लेंथ पास में होगा, है ना। ये मतलब कर्वेचर सा मोटा है, ज़्यादा कर्व है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगा। और यहाँ पर
पतला है तो फोकस दूर होगा, तो इसका पावर कम हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? तो हमारे लिए जो अगर हम लेंस का, ह्यूमन आई का एक रफ डायग्राम बनाए कि अगर ये आई है तो उसके पास नियर पॉइंट एक होता है, फार पॉइंट होता है, मतलब रेंज होती है जिसके बीच में हम डिस्टिंक्टली चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास नियर पॉइंट है एंड फार पॉइंट है। नियर पॉइंट क्या होता है कि आई लेंस, जो कि हम ऐसा बना रहे हैं अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एकदम पास में अगर उसके ऑब्जेक्ट है तो आंखों को स्ट्रेस पहुंचेगा। बहुत पास अगर एकदम आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लेके आए और उसकी अगर इमेज बनने की कोशिश होगी तो स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे। लेकिन बहुत दूर की चीज़ भी अगर है, इसको देखनी है, तो हम चांद तारे भी देख पाते हैं जो कि करोड़ किलोमीटर भी दूर है, बहुत दूर है। मतलब सन भी देख पाते हैं हम लोग जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। स्टार्स भी देख पाते हैं आसमान में इतने सारे, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस देख पाते हैं। तो ये सारा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वहां से लाइट हमारी आंखों में आ रही है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारा फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है। लेकिन जो हमारा नियर पॉइंट है, जहाँ पे बिना स्ट्रेस लिए, बिना स्ट्रेन पहुंचे आंखों को हम देख पाते हैं, तो नॉर्मल आई के लिए दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर आपको आंखों की अच्छी देखभाल करनी है तो बुक्स आप 25 सेंटीमीटर तक रखिए अपने आंखों से दूर, और तब 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़िए, ठीक है। यह ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि रेंज क्या है ह्यूमन आई की, है ना, नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज क्या है, जिसमें कंफर्टेबली विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज, विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई, है ना, जहाँ पर देख पाओगे आप आई की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो अगर ह्यूमन आई का मैं डायग्राम बनाऊं और उसकी रेंज में बताऊं, तो ये बोल सकता हूँ कि लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। और फार पॉइंट होता है इसका दूर। तो दूर तो आप चांद तारे सब कुछ देख पाते हो, तो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, फॉर नॉर्मल आई। ये आप बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हमेशा, है ना, एकदम ध्यान में रहनी चाहिए। सो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका नियर पॉइंट है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बाय आई, ठीक है, इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या है? डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली देखना मतलब अच्छे से, विदाउट विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। तो वो है हमारा 25 सेंटीमीटर एंड डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल डी, ठीक है। वो डायोप्टर के लिए जो डी यूज करते हैं हम लोग पावर के टाइम पे यूनिट का, वो नहीं है ये क्या है हम लोग देखेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? इस डी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट क्यों? डिस्टिंक्टली देख पाना, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेन आप ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब वो 25 सेंटीमीटर के पास होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने बुक्स को आंखों के एकदम पास में लेके आओ, तो आपका सर दर्द करने लगेगा, आपको स्ट्रेन आने लगेगा आपकी आंखों पे, ठीक है। तो आप अगर नाक को देखना चाहते हो आंखों से, ठीक है, देखते हैं ना, टिप ऑफ द नोज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, है ना, तो भी आंखें दर्द देने लगती है, ठीक है, स्ट्रेन आने लगता है, सर दर्द देने लगता है। तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज गिवन बाय सिंबल, डिनोटेड बाय सिंबल डी।
है ना। फिर क्या दिक्कत है विथ एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होगा आंखों का वो कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये आई लेंस को सिलियरी मसल्स, हर मसल कमजोर हो जाता है विथ एज, राइट। तो सिलियरी मसल्स जो है वो थोड़े से वीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके वजह से भी ओल्ड एज में तकलीफ होती है, डिक्रीजेस एज द आई लेंस ग्रेजुअली लूजेज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है अकोमोडेट होने की, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने देखा था वो नहीं कर पाता, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ ओल्ड persons एज नियरली 60 years, the near point is about 200 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो जवान है, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए नियर पॉइंट होता है दैट इज गिवन बाय कैपिटल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट, वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर उसी ओल्ड एज में आप देखें तो नियर पॉइंट हो जाता है 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, करेक्टिव ग्लासेस, चश्मा लग जाता है ना। क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट फिर हमें दिखना थोड़ा सा धुंधला दिखता है तो हमें चश्मा पहनना पड़ता है, ठीक है। फिर है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आवर आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन आई इज कॉल्ड एज फार पॉइंट। तो फार पॉइंट हमें पता है इन्फिनिटी होता है, डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। फिर अभी हमने बात की थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्टली हम लोग जो देख पाते हैं तो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है विदाउट स्ट्रेन देख पाने का, उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो नॉर्मल पर्सन के लिए वो 25 सेंटीमीटर है और सिंबल उसके लिए कैपिटल डी सिंबल है। ये सिंबल डायोप्टर का नहीं है, प्लीज़ इसको आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि डायोप्टर यूनिट है तो वो 25 के ऐसा अगर बाद में आता है तो वो पावर का हो गया। यहाँ पे हम इसका नोटेशन दे रहे हैं कि d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है और d हमें बता रहा है कि क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। देन अनदर डिस्कशन क्या है इसमें, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट करना मतलब वहीं पे रह जाना, ठीक है। बार बार नहीं, लॉन्गेस्ट टाइम के लिए या थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ह्यूमन आई और उसका ये जो रेटिना है, स्क्रीन है पीछे, मैं एकदम रफ में बना रहा हूँ इसको, थोड़ा सा जेंटल कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन आई के लिए सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है ना, वो जल्दी फेड नहीं होती। अगर रेटिना पे इमेज बन गई एक बार तो यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के पीछे, है ना। रेटिना में जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं और वही कन्वर्ट करेंगे जो भी फोटो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इन रॉड शेप कोन शेप सेल्स को रेटिना हो, वो जल्दी से जल्दी फेड नहीं हो जाएगी, वो रहेगी वहाँ पर। कितने टाइम के लिए रहती है, द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, अगर ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है, उसकी छवि बन जाती है, उसका इंप्रेशन वहीं पे, उसका सेंसेशन वहीं पे रह जाता है, कितने टाइम के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए। मतलब बहुत छोटा टाइम है ये। एक सेकेंड को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/16 ऑफ सेकेंड के लिए वो ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन आपके रेटिना पे वैसा ही रहता है, तो आपके दिमाग में वही वही इमेज दिखती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस सेंसेशन मिल रहा है हमें, है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंसेशन ऑफ आई इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस। मतलब वो इमेज
जिस ऑब्जेक्ट का आपकी इमेज दिखी रेटिना पे जो बन गई वो वहीं पे रुक गई थोड़े ज़्यादा समय के लिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, तो ये इम्प्रेशन वहाँ पे रह गया। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम फोटोज निकालते हैं तो एक फोटो हमारे पास 1/16 सेकेंड के लिए हो जाएगा। तो ऐसे अगर 16 फोटो दिखा दिए हमें एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर अगर हमें 16 फोटो दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि मूवी चल रही है, मतलब अगर एक पिक्चर दिखाया हमें, ठीक है, एक पिक्चर दिखाया हमें और ऐसे कंटिन्यूएशन में अगर आपको बहुत सारे फोटोज दिखाए तो आपने देखा होगा वो फ्लिप बुक्स बनती है आजकल, या कंटिन्यूएशन में अगर आप फ्लिप बुक्स देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मोशन पिक्चर हो रहा है। तो पिक्चर जो अकेला है उसका इम्प्रेशन 1/16 सेकेंड के लिए है, और जब ये मूव करता है उसको हम लोग मोशन पिक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन पिक्चर बोलते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे जो इमेजेस बनती है ना, मूवी क्या है? मूवी है कि 24 फोटोज इन 1 सेकेंड चल रहे हैं वहाँ पे। तो हमें जो इफेक्ट आता है वो मोशन का इफेक्ट आता है, वीडियो का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पहले मूवीज में वीडियोस नहीं होते थे, मतलब ऑडियो नहीं होता था, है ना। सिर्फ चार्ली चैपलिन वाले अगर मूवी वगैरह देखोगे तो वो बस चलते रहता था, ठीक है, ऑडियो नहीं आता आता था। तो ये जो रेट है 24 इमेजेस या मोर इमेजेस पर सेकेंड, तो इसकी वजह से क्या सक्सेसिव इंप्रेशन पड़ता है इमेज का, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर वीडियो चल रहा है। तो क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है जस्ट अपीयर्स, तो जो उसका इम्प्रेशन है पहले इमेज का, उस इम्प्रेशन के ऊपर नए इमेज का इम्प्रेशन एकदम से चढ़ जाता है, और वो सीक्वेंस में इमेज दिखने की वजह से हमें मूविंग पिक्चर्स दिखते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज इन मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन और इन सिनेमाटोग्राफी। तो फोटो खींच रहे हो आप, पिक निकाल रहे हो, तो वो एक स्टिल फोटोग्राफी है। और वीडियो निकाल रहे हो कैमरा से, अगर आप वीडियो निकाल रहे हो, वीडियो निकालना मतलब क्या होता है? 24 फोटोज खींचना एक सेकेंड के अंदर। वीडियो निकालना मतलब क्या हुआ? 24 से ज़्यादा फोटो खींचना, है ना, कितने टाइम में? एक सेकेंड के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं या फिर स्लो मोशन करते हैं, वो फिर उसमें ही थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस। समझ में आया क्या आपको? तो परसिस्टेंस ऑफ विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको आराम से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप। ये हम लोग सिनेमा और सिनेमाटोग्राफी प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे रेटिना में इंप्रेशन रह जाता है 1/16 सेकेंड। यही ह्यूमन फैक्ट है अच्छे से। एको का भी वैसा ही है। अगर हमारे कानों पे, है ना, आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा पिछले साल, कि अगर हम कुछ सुनते हैं तो 1/10 सेकेंड के लिए उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में वैसे का वैसा ही रह जाता है। वैसे ही आंखों का भी है कि 1/16 सेकेंड के लिए, है ना, वो इम्प्रेशन हमारे रेटिना पे ही छूट जाता है। इसके वजह से यहाँ पर हमें परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, और यहाँ पे हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग और एको वगैरह में काम में आता है ये। तो ये ह्यूमन के लिमिटेशन है, या फिर हमारी कोई एक, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, है ना, वैसे हुआ है, तो हमारा एडवांटेज है वो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कि जैसे रेटिना है, रेटिना में हमें पता है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैविंग शेप्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड शेप और कोन शेप सेल्स रहते ही है, हमने डिस्कस किया था इसको। तो क्या हुआ? द रॉड शेप सेल्स क्या करेंगे? द रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट with different degree of brightness and darkness. तो रॉड शेप्स आर सेंसिटिव टू क्या? ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ठीक है। तो रॉड शेप सेल्स, है ना, डार्कनेस या लाइट से सेंसिटिव है, मतलब ब्राइटनेस से सेंसिटिव है। और कोन शेप सेल्स जो है वो है
कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तब बीमारी कौन सी है ये? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, इसके वजह से क्या होगा, है ना, कि अगर कोन शेप सेल्स आर सेंसिटिव ओनली टू ब्राइट लाइट। अब कोन शेप सेल्स का ऐसा भी है कि जो अगर डीम लाइट में कम भी ब्राइटनेस है तो वो तो रॉड शेप सेल संभाल लेगा। लेकिन अगर आपको कलर देखना है तो आपके पास कोन शेप सेल्स भी अच्छे होने चाहिए और ब्राइटनेस भी होनी चाहिए। मतलब जो कोन शेप सेल्स होते हैं, वो कोन शेप सेल्स जो है वो, उनके लिए ब्राइट कलर भी चाहिए, ब्राइटनेस भी चाहिए एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, और इनकी खुद की सेंसिटिविटी चाहिए। मतलब इसका मतलब सिंपल है, देखो आप ऑब्जर्व करो इसको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब आपको अगर रूम में ब्राइटनेस नहीं है, रूम में लाइट नहीं है अच्छी तरह से, तो आप प्रॉपर कलर आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे क्या? मतलब अंधेरी रूम में आप कलर आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइट ही नहीं है वहाँ पे, ब्राइटनेस ही नहीं है, तो कलर स्पेसिफिक काला है या पीला है कुछ समझेगा ही नहीं आपको, सब अंधेरा ही दिखेगा, डार्क ही दिखेगा। सिंपल है। तो अगर आपको कलर आइडेंटिफाई करना है तो आपके रूम में ब्राइटनेस चाहिए। ये बात समझ में आई? तो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोन शेप सेल्स हैं, ठीक है। तो कोन शेप सेल्स तभी वर्क करते हैं, ये बढ़िया ट्रायंगल है, जब ब्राइटनेस हो रूम के अंदर, सराउंडिंग में, और इनमें कुछ खुद का स्पेसिफिक डिफेक्ट ना हो, ठीक है। नहीं तो ब्राइटनेस है रूम में, सब कुछ है बढ़िया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये सेल ही खराब है, तो कलर आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर दिस, कि इफ यू कॉन्सेप्ट सेल्स, तो कॉन्सेप्ट सेल्स में खुद की कुछ गड़बड़ी नहीं चाहिए, प्लस उसको ब्राइटनेस चाहिए। तो ब्राइट लाइट में ही आप दूसरा कलर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस ऑब्वियसली फिर आप इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि यार देखो, कॉन्सेप्ट सेल तो है सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन, ब्लू टू डिफरेंट एक्सटेंट। तो ये जो प्राइमरी कलर्स है, RGB हम जिसको बोलते हैं, है ना, ये जो कोन शेप सेल्स है रेटिना के अंदर, है ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसा है ह्यूमंस का, कि रेड, ग्रीन, ब्लू के प्रति हमारी आंखें, कोन शेप सेल्स आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। क्योंकि देखो ब्लू के 3 वर्जन हमें पता है, इंडिगो, वॉयलेट, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी रेंज में आते हैं। फिर रेड, येलो, है ना, ऑरेंज, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट क्या है? रेड। समझ में आ रहा है? सो हमारी आंखें ही ऐसे मैन्युफैक्चर की गई है कि वो सेंसिटिव है प्राइमरी कलर्स की तरफ ज़्यादा। तो आसमान में अगर आपको ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो तीनों कलर एक साथ दिखाए जाए तो सब आपको ब्लू ब्लू ही दिखेगा, क्योंकि हमारी आंखें वैसी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। देन ड्यू टू द स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर, तो लोगों में क्या हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, some person do not possess some cone shaped cells that respond to certain specific colors only। तो ऐसे आप लोग देखेंगे जो कि कलर ब्लाइंड है ना, जिनके कोन शेप सेल्स, मतलब ये आंखें हैं और ये हमारा रेटिना है, यहाँ पर रेटिना अगर है तो रेटिना के अंदर जो सेल्स है, इसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, है ना, ये डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके वजह से क्या हो गया यहाँ पर, है ना, कुछ समझ नहीं पा रहे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो पर्सन पर्टिकुलर कलर को कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो सच persons cannot distinguish between certain colors but can well see otherwise। तो आंखें दिखती है, सब कुछ दिखता है उनको अच्छे से, पर अगर कोई किसी के आंखों में रेड कलर को आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स ही नहीं है, कॉन्सेप्ट सेल्स ही नहीं है, तो रेड कलर अगर उसके सामने रखोगे तो वो कुछ कुछ दूसरा ही दिखेगा उसको, ठीक है, वो रेड को रेड जैसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, पर्सनली मत लेना इसको।
ठीक है, सच पर्सन्स आर सेड टू हैव कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंड है वो, मतलब वो स्पेसिफिक कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रेड को रेड की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऐसे पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर चाहिए तो आपके पास आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए रेड, ग्रीन, है ना, या ऑरेंज। ठीक है, तो अगर भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं अपनी गाड़ी लेके, है ना, तो क्या करेंगे भाई साहब? गाड़ी लेके खड़े हैं यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पर रेड लाइट लगा है, उनको दिखेगा ग्रीन तो भगा देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले इंसान को ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि रोड पे चलते वक्त भी अगर आपको कुछ मिसकंसेप्शन होता है ना, तो भी दूसरों की जान आप खतरे में डालते हो। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये थी ह्यूमंस की बात। कुछ प्राणियों की बात भी करेंगे हम लोग, प्राणी क्या बोल रहे हैं हमारे लाइफ में। तो डिफरेंट कलर परसेप्शंस ऑफ एनिमल। तो एनिमल क्या है, हमारे आजू बाजू में जो प्राणी हैं उनके क्या डिफरेंट कलर परसेप्शन है। तो उनके भी आंखों में रॉड शेप कोन शेप सेल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी, दे हैव सम कोन शेप सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अल्ट्रावायलेट लाइट हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में देखते हैं विबग्योर। अल्ट्रा वायलेट, वायलेट मतलब वायलेट से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले। अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, है ना, अल्ट्रा वायलेट, तो वायलेट से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले क्या देख पाते हैं, उसमें भी सेंसिटिव होते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट जहाँ पे आती है वहाँ पर भी इन सबको दिखता है। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? तो हनी बीज को, क्योंकि उनको फूल फूल पे बैठ कर, है ना, फूल पे बैठ के हनी बीज को अपना रस निकालना होता है, मतलब फूल का रस निकालना होता है ना, और अपने बी हाइव में जमा करना होता है। तो उनको ये बहुत ज़रूरी है, तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू व्हाट, अल्ट्रावायलेट राइट। ठीक है, ह्यूमन से ज़्यादा उनका परसेप्शन है, वैसे बनाया गया उनको। देयरफॉर bees can see in ultraviolet light and can perceive color which we cannot do। तो ये उनके लिए उनके मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। ठीक है, फिर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सी इन अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट में हम नहीं देख पाते, नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता अल्ट्रावायलेट लाइट में, एज देयर रेटिना डू नॉट हैव अ कोन शेप सेल्स। that are sensitive to ultraviolet light। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सी इन अल्ट्रावायलेट लाइट, ये तो बात फिक्स है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट सेल्स है वो अल्ट्रावायलेट के प्रति सेंसिटिव नहीं है। ठीक, तो उसमें बुरी बात मानने वाली रोने वाली बात नहीं है, हम कुछ अलग है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि रेटिना ऑफ चिक्स, मतलब मुर्गी, तो उसमें जो कोन शेप सेल्स होते हैं, है ना, उसके पास कोन शेप सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कम होते हैं रॉड शेप सेल। तो अब देखते हैं, मज़ेदार चीज़ है ये, कोन शेप सेल्स बहुत ज़्यादा है, रॉड शेप सेल्स कम है। अब कोन शेप सेल्स तो कलर आइडेंटिफाई करेगा, रॉड शेप सेल्स कम है तो ब्राइटनेस के प्रति ज़्यादा जागरूक होगा ये। तो आपने देखा है क्या कभी कि मुर्गी, मुर्गा या जो भी है, दिन भर में बढ़िया चरते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है, उनको कचरे से, इधर उधर नाली से, है ना, अपने फूड को चूज करना होता है, तो कलर सेंसिटिविटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू कलर्स। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि
कोन शेप सेल्स कलर आइडेंटिफाई करता है, तो उनको कहीं से भी अपना खाना ढूंढना पड़ता है कचरे से इधर उधर से। सो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लेकिन रॉड शेप सेल्स कम होने की वजह से देखो, रात में उनको कुछ दिखता ही नहीं है। अंधेरे में मुर्गी को छोड़ दो आप रात में, तो इधर उधर टकराएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पता नहीं, क्योंकि रॉड शेप सेल्स कम होते हैं। इसीलिए जैसे ही रात खत्म हो जाती है ना, सुबह थोड़ा सा भी अगर आप उनको सनलाइट, मतलब सनलाइट जब सूरज उगता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। बांग क्यों देते हैं? क्योंकि दे नो कि अभी अपना टाइम आएगा, तो वो जाग जाते हैं सनराइज और सनसेट में। तो चिक्स वेक अप विथ सनराइज एंड स्लीप इन देयर रेस्ट बिफोर सनसेट। ठीक है, तो अगर आप घर के अंदर लाइट लगा दो, पहले तो मतलब अंधेरा आया उजाला, दिन में कुछ टेंशन नहीं था, लेकिन रात में वो जल्दी से सो जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है, लाइट वगैरह होने की वजह से कभी कभी आप उनको जागते हुए देख सकते हैं कि अचानक उनके रूम में जाओ और लाइट लगाते हो तो जाग जाएंगे, सुबह हो गई ऐसा लगेगा उनको। ठीक है, तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं उनको जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। उनको तो यही लगेगा कि सनराइज हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? सो दिस इज व्हाट योर कलर परसेप्शन ऑफ एनिमल इज। फिर हमने देखा है कि उल्लू आउल का एक, कि उसके पास रॉड शेप सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोन शेप सेल्स भी सही प्रमाण में होते हैं। तो वो रात भर जाग सकते हैं क्योंकि उसके पास भरे पड़े हैं रॉड शेप सेल्स। तो और वो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रति भी बहुत सेंसिटिव होगा। तो उल्लू रात भर क्यों जागते हैं? क्योंकि रॉड शेप सेल्स बहुत ज़्यादा है उनके पास, भाई साहब के पास। तो वो ब्राइटनेस में, मतलब कम लाइट भी होगी तो क्या हो जाएगा, उनको दिखता रहेगा रात भर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रॉड शेप सेल्स। तो ऐसी सारी हमारी दास्ता है। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल नया, दैट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट में हम लोग देखते हैं कि कैटरैक्ट क्या है कि जैसे हमारे पास डिफेक्ट तो है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आई लेंस है और ये रेटिना है, यहाँ पर रेटिना है। तो ये जो हमारी आई लेंस है जिसको पकड़ के रखा है सिलियरी मसल्स ने यहाँ पे स्क्लेरा के बॉन्डिंग के साथ,